गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में अपन ने स्टैटिक फ्लूइड और डायनेमिक फ्लूइड के बारे में पढ़ा था और उनके लिए अपन ने क्या प्रेशर, बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन ये सब पढ़ ली थी बच्चों। उसके बाद अपन ने कुछ बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन भी किए थे। ठीक है, वो एप्लीकेशन जो होते हैं उन पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं, तो आप लोग उनको अच्छे से याद रखें। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि अब ये जो अपन का डायनेमिक पोर्शन जो है फ्लूइड का वो ख़त्म हो चुका है, तो आप लोग अब सीट या फिर जो भी आपके पास बुक है वो करना शुरू कर दें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर सेंड करें, मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो अब इसी सीरीज में स्टूडेंट अपन आगे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अपन का सरफेस टेंशन। ठीक है, पृष्ठ तनाव। तो नया जो चैप्टर है वो है अपन का पृष्ठ तनाव। तो नेक्स्ट चैप्टर डाल लीजिए पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सबसे पहले तो अपन को ये आना चाहिए कि सरफेस टेंशन होता क्या है। तो देखो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको मैं बोल रहा हूँ। वो जो एग्जाम्पल है उनमें आपको मैं बताऊंगा कि ये सरफेस टेंशन के कारण किस तरीके से हो रहे हैं। तो पहला जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट, आपने सबने देखा होगा कि जब बारिश होती है अपन की, तो बारिश के टाइम पे जो अपन की रेन की जो ड्रॉप आती हैं, वो रेन की ड्रॉप की शेप कैसी होती है, आकार कैसा होता है। तो बारिश की जो ड्रॉप आती हैं अपन की, उनका आकार आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो उनका आकार स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल, गोलाकार। तो आपके दिमाग में ये बात तो कभी कभी आई होगी कि सर ये जो बारिश की बूंद आ रही है, इन बूंद का जो आकार है वो स्फेरिकल क्यों होता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप लोग सुई जो होती है ना अपन की, उस सुई को यदि हल्के से लिक्विड की सरफेस पर रख दोगे तो वो सुई क्या करेगी अपन की, तैरेगी, डूबेगी नहीं। सुई को यदि हल्के से ऐसे बहुत धीरे से यदि अपन खा रख देंगे, लिक्विड सरफेस पर रख देंगे तो क्या करेगी, तैरेगी, वो डूबती नहीं है। तो आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब सुई यदि तैर रही है तो सुई का जो mg है, वेट है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है। इसी तरीके से बच्चों आपने देखा हो कभी सभी आपके घर के आसपास नालियां हो, तो नालियों में क्या है, मच्छर ऊपर बैठ जाते हैं पानी के ऊपर और वो तैरता है, वो डूबता नहीं है। मच्छर जो होता है वो नाली में जो पानी होता है उसके ऊपर बैठ जाता है, वो क्या तैरता है, डूबता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है भाई? मच्छर यदि है तो उसका क्या वेट होगा, mg, तो उस वेट mg को कौन बैलेंस कर रहा है। तो ये आपके दिमाग में ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ऐसा जो होता है ये सब किसके कारण होता है, अपन का सरफेस टेंशन के कारण। भाई जो वेट होता है उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो बैलेंस कर रहा है उसको। ठीक है, अब सरफेस टेंशन क्यों लगता है, क्या होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, उससे पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। तो आप लोग लिखिए, लिखो टाइप ऑफ फोर्स, बल के प्रकार। पहला लिखो कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है अपन का एडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स की आप डेफिनेशन लिखें। देखो, जब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच, जब सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल के बीच कोई बल लगता हो तो उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। तो उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल देख लो इसका। माना कि ये कोई कंटेनर है अपन का, इस कंटेनर में अपन ने लिक्विड भर के रखा है। भाई
कंटेनर के अंदर क्या लिक्विड भरा हुआ है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो तो सेम मटेरियल के पार्टिकल हो गए। तो लिक्विड के ये जो दो पार्टिकल हैं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है इसको अपन क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स का मतलब है सेम मटेरियल के बीच में, सेम मटेरियल के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल लिख लेना है बना के। दूसरा डालो एडेसिव फोर्स। लिखो, जब दो अलग अलग मटेरियल के पार्टिकल के बीच, जब दो अलग अलग मटेरियल के पार्टिकल के बीच कोई बल लगता हो तो उसे एडेसिव फोर्स कहा जाता है। तो उसे एडेसिव फोर्स कहा जाता है। देखो इसका एग्जांपल देख लो, माना कि एक कंटेनर है, कंटेनर में अपन ने लिक्विड भर के रखा है, तो ये लिक्विड के पार्टिकल और ये जो कंटेनर की बॉल है, इस कंटेनर की बॉल के पार्टिकल के बीच जो फोर्स लग रहा है उसको अपन बोलेंगे क्या है, एडेसिव फोर्स। तो एक पार्टिकल तो किसका हुआ, लिक्विड का, और दूसरा पार्टिकल किसका हुआ, कंटेनर की बॉल का। तो ये दो तरीके के अपन के लिक्विड में फोर्स लगते हैं। ठीक है, एक तो कोहेसिव फोर्स और दूसरा कौन सा, एडेसिव फोर्स। तो कोहेसिव और एडेसिव मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखो आगे की बात। मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई सरफेस टेंशन, मैंने अभी थोड़ी एग्जाम्पल आपको बताए, तो आप लोग पहले वो एग्जाम्पल लिख लें। ठीक है ना, तो लिखो, देखो बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें गोलाकार आकार में गिरती हैं, ऐसा क्यों। मैं आपको एकदम जैसे समझते हैं उसी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल लिखें, यदि किसी सुई को धीरे से लिक्विड की सरफेस पर रख दिया जाए, यदि किसी सुई को धीरे से लिक्विड की सरफेस पर रख दिया जाए तो वो तैरती है, क्यों। तो इन सब का आंसर लिख लो, इन दोनों का। देखो, यह सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यह सब पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला पॉइंट लिखो, पृष्ठ तनाव। अच्छा देखो, नाम से पता लग रहा है सरफेस टेंशन, मतलब ये जो पृष्ठ तनाव है, ये सरफेस टेंशन है, किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। पर लिक्विड में भी कौन सी जगह की प्रॉपर्टी है, ये सरफेस की प्रॉपर्टी है। मतलब पृष्ठ तनाव का जो इफेक्ट दिखेगा अपन को, वो लिक्विड के कहां पर दिखेगा बच्चों, सरफेस पर दिखेगा। तो अगला पॉइंट लिख लो, पृष्ठ तनाव फ्लूइड का गुण होता है, लेकिन यह फ्लूइड के सरफेस का गुण होता है। तो पृष्ठ तनाव कौन सी जगह की प्रॉपर्टी है फ्लूइड में, फ्लूइड के सरफेस की प्रॉपर्टी है, ये सरफेस पर कार्य करता है। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखो। देखो मैं एक आपको चीज बता रहा हूं कि माना कि अपन का कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या भरा हुआ है, लिक्विड। अब देखो लिक्विड के पार्टिकल, ये जो फ्री सरफेस है यहाँ पर भी हैं, और लिक्विड के पार्टिकल क्या है, कंटेनर में अंदर भी हैं। तो बच्चों आपको ये बताना है कि लिक्विड के कौन से पार्टिकल की जो एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, या फिर लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ये जो प्रैक्टिकली अपन निकालते हैं तो अपन को ये पता लगता है कि लिक्विड के सरफेस पर जो अपन के पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी अंदर वाले पार्टिकल से कैसी होती है, ज़्यादा। समझना ध्यान से। अब ये मुझे पता लग गया कि भाई लिक्विड के ये सरफेस वाले जो अपन के पार्टिकल हैं इनकी एनर्जी यदि ज़्यादा है अंदर वाले से, और मुझे पूरे सिस्टम को किस में लेके आना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है, साम्य अवस्था में लेके आना है। तो बच्चों आपने एक चीज़ पढ़ी है मैकेनिक्स में
कि जब भी कोई वस्तु साम्य अवस्था में होती है या इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, तो वो वस्तु या वो पार्टिकल अपनी एनर्जी को कैसा रखना चाहते हैं, मिनिमम रखना चाहते हैं, ये आपने पढ़ा हुआ है। भाई दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है, एक की कम है, तो बताओ उनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, कम वाला है। आप सिंपल से एग्जाम्पल से समझ लो, माना कि दो अपन के दो आदमी हैं, ठीक है, या फिर दो आप में से कोई लड़के हैं। एक ने क्या है खाना खा के रखा है और दूसरे ने क्या है खाना नहीं खाया है। भाई खाना खाना किस चीज का काम कर रहा है, एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो देखो जिसने खाना खा के रखा है वो मुझे बताओ कहीं पर भी दौड़ेगा या नहीं दौड़ेगा, और जिसने खाना नहीं खाया है उसके पास एनर्जी नहीं है, तो बताओ वो उसका दौड़ने का मन करेगा क्या, नहीं करेगा। तो उन दोनों में से स्थायी कौन है, स्थायी वो वाला है जिसने खाना नहीं खाया है, मतलब जिसके पास एनर्जी क्या है, कम। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि स्टूडेंट दो जो भी पार्टिकल के पास एनर्जी कम होगी वो पार्टिकल कैसे होंगे, अपन के स्थिर अवस्था में होंगे, साम्य अवस्था में होंगे। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि जब सरफेस के पार्टिकल की ऊर्जा ज्यादा होती है अंदर वाले पार्टिकल से, और मुझे सिस्टम को किस में लेके आना है, साम्य अवस्था में लेके आना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेके आना है, ठीक है। तो बताओ ये जो अपन के सरफेस के पार्टिकल हैं ये अपनी एनर्जी को कम करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। बताओ सरफेस के जो पार्टिकल हैं वो अपनी एनर्जी को कम कैसे करेंगे। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सरफेस पर जो अपन के पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी अंदर वाले पार्टिकल से क्या है, ज्यादा। इसका मतलब सरफेस की एनर्जी कैसी होनी चाहिए, अपन की कम होनी चाहिए। मुझे बताओ कि ये जो सरफेस की एनर्जी है कम कब होगी। भाई सरफेस की टोटल एनर्जी किसके बराबर है, ये जो टोटल पार्टिकल हैं इनकी एनर्जी के योग के बराबर। मतलब यदि सरफेस पर कम पार्टिकल होंगे तो बताओ सरफेस की एनर्जी कम होगी या नहीं होगी, होगी। तो देखो सरफेस की एनर्जी कम कब होगी, जब सरफेस पर कम पार्टिकल होंगे। बताओ सरफेस पर कम पार्टिकल कब होंगे। तो सरफेस पर कम पार्टिकल तभी तो होंगे जब ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है, इसका जो एरिया है वो कैसा हो, मिनिमम हो। इस दिए गए वॉल्यूम के लिए इस फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड का एरिया कैसा हो, अपन का मिनिमम। बताओ एरिया कम होगा तो वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल भी कम होंगे या नहीं होंगे, होंगे। तो देखो ये क्या करता है, ये लिक्विड क्या करता है स्थायी अवस्था में आने के लिए कि अपने एरिया को कैसा करने की कोशिश करता है, कम करने की कोशिश करता है। तो ये अपने एरिया को जो कम करने की कोशिश करता है यही लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो ये बात आपको थोड़ी सी क्लियर हुई या नहीं हुई। तो आपको कितना याद रखना है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो सरफेस टेंशन है, पृष्ठ तनाव है, किसकी प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है। और इसका काम क्या होता है कि ये सरफेस के एरिया को कैसा करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है। यदि सरफेस का एरिया कम होगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी कैसे होंगे, अपन के कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे तो टोटल एनर्जी जो होगी सरफेस की कैसी हो जाएगी, कम। अब एनर्जी कम होगी तो सरफेस कैसा होगा अपन का, स्थायी अवस्था में। तो ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। इनको आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। चलो मैं लिखा देता हूं, लिखो लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। लिखो, किसी कंटेनर में यदि लिक्विड भरा हुआ है, किसी कंटेनर में यदि लिक्विड भरा हुआ है तो लिक्विड के सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं उनकी ऊर्जा लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी ऊर्जा से कम होती है। दूसरा पॉइंट लिखो, कोई भी चीज स्थायी अवस्था में तब होती है जब, कोई भी चीज स्थायी अवस्था में तब होती है जब उसकी ऊर्जा मिनिमम हो, उसकी ऊर्जा मिनिमम हो। लिखो, इसलिए लिक्विड के फ्री सरफेस को स्थायी अवस्था में आने के लिए
सरफेस को अपनी ऊर्जा कम करनी पड़ेगी और सरफेस की ऊर्जा कम तब हो सकती है जब सरफेस का एरिया कम हो और लिक्विड के द्वारा अपने सरफेस के एरिया को कम करने की प्रॉपर्टी को ही सरफेस टेंशन कहा जाता है। भाई सरफेस का एरिया कम होगा तो पार्टिकल कैसे होंगे, कम आएंगे। पार्टिकल कम आएंगे तो टोटल एनर्जी भी कैसी होगी अपन की, कम। ठीक है, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम आप बना लो एक बार। ये माना कि कोई कंटेनर है अपन का, कंटेनर में इस तरीके से लिक्विड अपन का भरा हुआ है। दो पार्टिकल हैं, एक तो ये वाला पार्टिकल है और एक कौन सा पार्टिकल है, ये। तो इसकी जो एनर्जी है वो कैसी है, ज्यादा, और इसकी एनर्जी कैसी है, कम। तो ज्यादा एनर्जी है इन पार्टिकल की, तो इस सरफेस की जो एनर्जी हो गई क्या है, ज्यादा। तो ये कैसा होगा, अनस्टेबल। तो स्टेबल कंडीशन में आने के लिए अपनी एनर्जी को कैसा करना चाहेगा, कम। तो एनर्जी को कम कब करेगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल कम का मतलब ये सरफेस का जो एरिया है वो कैसा होगा अपन का, कम होगा। अब सरफेस का एरिया कम कब होगा, जिस प्रॉपर्टी के कारण हो रहा है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, सरफेस टेंशन। ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया नहीं आया, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि सरफेस टेंशन जो है लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी है। इसका मेन काम क्या होता है, लिक्विड का जो सरफेस होता है, फ्री सरफेस, उसके एरिया को कैसा करने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है, जिससे कि सरफेस की जो एनर्जी है कम हो जाती है और वो कौन सी कंडीशन में आ जाता है, स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। ये इसका मेन कारण है। अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो बरसात की बूंद है वो आपको गोलाकार क्यों दिखाई दे रही है, सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि बूंद जो है वो कौन सी अवस्था में रहना चाहेगी अपन की, स्थायी अवस्था में। अब बूंद जब स्थायी अवस्था में रहना चाहेगी तो दिए गए वॉल्यूम का एरिया कैसा होना चाहिए सरफेस का, उसका मिनिमम। तो ये मैथमेटिकल तरीके से अपन निकालते हैं कि भाई दिए गए वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया होता है वो किसका होता है, स्फेयर का होता है, गोले का होता है। ठीक है, इसलिए वो बॉल कैसा आकार ले लेती है, वो गोलाकार आकार ले लेती है, जिससे उसके सरफेस का एरिया कैसा हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, और वो कौन सी कंडीशन में जाती है, स्टेबल कंडीशन में। इसी तरीके से जब सुई को अपन रख रहे हैं तो वो भी क्या करती है अपन की, तैरती है डूबने की बजाय। तो तैर क्यों रही है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस पर फोर्स लग रहा है वो फोर्स उसे सुई के कारण जो नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, उसको क्या कर रहा है, बैलेंस। इसलिए सुई क्या करती है अपन की, तैरती है। तो ये अपन का कारण होता है। तो ये बातें आपको समझ में आई या नहीं आई, तो एक नोट डाल के लिख लो। देखो सरफेस टेंशन में हम हमेशा लिक्विड के सरफेस की बात करेंगे। और इससे पहले जो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है उसमें हमने लिक्विड के अंदर वाले पार्टिकल या अंदर वाले बिंदुओं की बात की थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो। पॉइंट नंबर 1 लिखो, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस पर एक तनाव होता है, स्ट्रेस होती है। तीसरा लिखो, सरफेस टेंशन लिक्विड के सरफेस एरिया को कम करता है। चौथा लिखो, सरफेस टेंशन लिक्विड को गाढ़ा बनाता है। भाई सरफेस एरिया कम होगा तो पार्टिकल कैसे आ जाएंगे, पास पास। पार्टिकल पास आएंगे तो बताओ लिक्विड गाढ़ा होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूं, उसको भी आप लिख लेना।
माना कि मैंने एक वायर फ्रेम ले लिया, ये रहा, ये तार का बना हुआ फ्रेम है। ये कौन है अपन का? तार का फ्रेम। और मैंने क्या एक टब में सोप सॉल्यूशन बना के रखा है, मतलब पानी में मैंने साबुन को घोल के रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वायर को उस पानी के घोल में लेके जाता हूँ। तो जब पानी के घोल में ले जाके आप निकालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इस वाले वायर पर क्या बन जाती है, एक परत बन जाती है सोप सॉल्यूशन की। तो कंडीशन कैसी है कि ये अपन का क्या है, वायर फ्रेम है, और इस पर ये अपन की सोप सॉल्यूशन की क्या बन गई है, परत बन गई है। किसकी परत बन गई? सोप सॉल्यूशन की परत बन गई बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, इसमें सोप सॉल्यूशन की जो परत बनी है उसमें मैंने एक ऐसे करके धागा डाल दिया। ये कौन अपन का धागा? अब देखो, थोड़ी देर बाद जब मैं देखता हूं प्रैक्टिकली, ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा हिलाता हूं, तो थोड़ी देर बाद जब मैं देखता हूं तो ये जो धागा है अपन का, इस धागे का जो मुझे शेप मिलता है वो कैसा शेप मिलता है? सर्कुलर शेप मिलता है। मतलब कैसी कंडीशन मिलती है, देखो ये इस तरीके की मुझे कंडीशन मिलती है। ये तो अपन के साबुन की परत है, इधर झिल्ली, ठीक है, और बीच में मैंने क्या धागा डाल के रखा है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो ये जो साबुन की परत के पार्टिकल हैं ये क्या करेंगे, या फिर ये जो सरफेस है लिक्विड का, ये सरफेस क्या करेगा, अपने एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। तो एरिया कम कब होगा? जब ये जो अपन ने धागा डाला है, ये धागा कैसी शेप में आ जाए, ऐसी शेप में आ जाए जिसका एरिया कैसा हो जाए, मैक्सिमम। यदि इस धागे वाली शेप का एरिया मैक्सिमम हो जाएगा तो मुझे बताओ ये जो लिक्विड की सरफेस बच रही है इसका एरिया कैसा हो जाएगा, अपन का मिनिमम हो जाएगा। और एरिया मिनिमम हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी वाली कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये कौन सी वाली शेप में आ जाता है, सर्कुलर शेप में आ जाता है। अब सर्कुलर शेप में ही क्यों आ रहा है? तो देखो सर्कुलर शेप में इसलिए आता है कि दी गई लंबाई के लिए या दी गई पेरीमीटर के लिए जो मैक्सिमम एरिया हो सकता है बच्चों, वो किसका होता है, अपन का सर्कुलर शेप का। इसलिए कौन सी वाली शेप में आता है, सर्कुलर शेप में। ये मैथमेटिकली निकाला हुआ है कि कोई भी आपको लंबाई दे रखी है, अब आपसे कोई पूछ रहे बताओ इसका एरिया मैक्सिमम कब होगा, तो कब होगा, जब उस दी गई लंबाई का अपन क्या बना दें, सर्किल बना दें, तब उसका मैक्सिमम एरिया होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना लो, मैं आपको लिखा देता हूं। लिखो, देखो दिए चित्र में दिया गया धागा, चित्र में दिया गया धागा पृष्ठ तनाव के कारण वृत्ताकार आकार में आ जाता है, क्योंकि वृत्ताकार आकार में आ जाता है क्योंकि दी गई लंबाई के लिए, क्योंकि दी गई लंबाई के लिए जो अधिकतम एरिया हो सकता है, जो अधिकतम एरिया हो सकता है वह वृत्त ही होगा। ये मैथमेटिकली अपन निकालते हैं ये, ठीक है ना। तो आपको याद रखना कि दी गई लंबाई के लिए मैक्सिमम एरिया किसका हो सकता है, अपन के वृत्त का, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है, एक और लिख लो, लिखो, नालियों में गंदे पानी पर मच्छर तैरता है, क्यों? लिख लो आंसर करके। लिखो, पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल, सरफेस पर पृष्ठ तनाव के कारण लगने वाला बल मच्छर के वेट को बैलेंस करता है, इसलिए। तो एक चीज तो मेरे समझ में आ गई कि भाई ये पृष्ठ तनाव ऐसी चीज है कि इसके कारण सरफेस जो है लिक्विड का वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी रखेगा।
ये अपन को बात समझ में आनी चाहिए। अभी तक जो अपन ने पढ़ा है उस पूरे टॉपिक का निष्कर्ष यही है स्टूडेंट कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन फ्लूइड की सरफेस की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण फ्लूइड का जो सरफेस होता है वो सरफेस हमेशा मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है। ये अपन का मेन काम है इसका सरफेस टेंशन का। तो आपको ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, आगे देखिए। मैं सरफेस टेंशन की अभी तक मैंने आपको डेफिनेशन नहीं बताई है, मैंने इसका फिजिकल मीनिंग बताया है। अब अपन चलते हैं डेफिनेशन। देखिए सरफेस टेंशन की डेफिनेशन कैसे बना रहे हैं अपन। मैंने मान लिया कि ये कोई अपन की लिक्विड की क्या सरफेस है, ये रही, ये क्या अपन की लिक्विड सरफेस। भाई लिक्विड सरफेस है तो ये लिक्विड के पार्टिकल होंगे इस वाली सरफेस पर, ये रहे लिक्विड के पार्टिकल। अब देखो इस वाले लिक्विड सरफेस पर मैंने एक इमेजिनरी लाइन ले ली है वाली। कैसी लाइन ले ली? इमेजिनरी लाइन ले ली जिसकी लंबाई कितनी है अपन की, ये स्मॉल एल। अच्छा ये जो है सिस्टम पूरा अपन का कौन सी वाली कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई ये लिक्विड यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो मुझे बताओ इसका एरिया कैसा रहा होगा, मिनिमम रहा होगा सरफेस का। अब सरफेस का एरिया मिनिमम कब रहा होगा? जब ये लिक्विड पार्टिकल कैसे आएंगे, पास पास, मतलब सरफेस में क्या जनरेट हो रही है, एक स्ट्रेस टाइप में जनरेट हो रही है। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो इस वाली लाइन पर जो फोर्स लग रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो दोनों तरफ कैसे लगेंगे अपन के, इक्वल। इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो लिक्विड पार्टिकल के कारण जो लाइन पर फोर्स लग रहे होंगे वो कैसे लग रहे होंगे, इक्वल फोर्स लग रहे होंगे दोनों डायरेक्शन में। तो मैंने मान लिया कितना, एफ एफ। बताओ ये वाली बात आपको समझ में आई या नहीं आई? लिख लेना ये कैसी लाइन है अपन की, इमेजिनरी लाइन है। अब देखिए तो यहां से मैं सरफेस टेंशन डिफाइन कर रहा हूं। तो सरफेस टेंशन क्या होगा, देखो यदि मैं ये जो इमेजिनरी लाइन है इस इमेजिनरी लाइन पर यूनिट लेंथ पर यदि फोर्स निकाल लूं, देखो इमेजिनरी लाइन पर मैं क्या निकाल रहा हूं, पर यूनिट लेंथ पर यदि फोर्स निकाल लूं तो वो जो पर यूनिट लेंथ पर फोर्स होता है उसी को अपन बोलते हैं क्या, सरफेस टेंशन। तो फाइनली सरफेस टेंशन जो होती है वो क्या होती है, देखो फोर्स ऑन इमेजिनरी लाइन डिवाइडेड बाय क्या है, लेंथ। फोर्स कितना है, एफ, और लेंथ कितनी है, एल। अच्छा बच्चों सरफेस टेंशन को अपन जनरली दिखाते हैं किससे, टी से। तो ये अपन का एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी लाइन है इस इमेजिनरी लाइन पर फोर्स है डिवाइडेड बाय क्या, लेंथ। अब यहां से मैं डेफिनेशन बना रहा हूं। अब डेफिनेशन क्या होगी, देखो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन ये होगी कि एकांक लंबाई पर जो बल कार्य करता है उस बल को अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो पहले आप ये डायग्राम बना लें, ठीक है, और वो लिख लो, फिर मैं आपको लिखवाता हूं। लिखो डेफिनेशन। देखो सबसे पहले हम लिक्विड के सरफेस पर एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, एक इमेजिनरी लाइन लेते हैं, तब उस लाइन पर एकांक लंबाई के लिए जो बल कार्य करता है, उस लाइन पर एकांक लंबाई के लिए जो बल कार्य करता है उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है, उसे पृष्ठ तनाव कहा जाता है। देखिए मुझे एक बात बताइए कि यदि मुझे इस लाइन पर या फिर लिक्विड की बाउंड्री पर फोर्स निकालना हो तो मैं क्या करूंगा। देखो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या है, एफ अपॉन एल। ये एफ कहां पर है,
बाउंड्री पर, या फिर ये जो मैंने लाइन मानी है इस पर क्या फोर्स। अब मुझे यदि ये फोर्स निकालना तो कैसे निकालूंगा, देखो लिक्विड का सरफेस टेंशन इनटू क्या एल, इस तरीके से। तो सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, यदि हमें लिक्विड सरफेस की बाउंड्री पर, यदि हमें लिक्विड सरफेस की बाउंड्री पर बल ज्ञात करना हो तो वह बल लिक्विड के पृष्ठ तनाव और बाउंड्री की लंबाई के गुणनफल के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है कि ये जो फोर्स है अपन का, चलो फोर्स की वैल्यू तो मैंने निकाल ली, अपन को पता है बच्चों की फोर्स कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी। तो देखो अपन ने जो इमेजिनरी लाइन मानी है उस पर फोर्स कैसे माना है, ऐसे, मतलब इमेजिनरी लाइन के कैसा है, परपेंडिकुलर, और ये जो अपन का लिक्विड सरफेस है उसके अलोंग। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिख लिए, देखो लगने वाले फोर्स की दिशा, लगने वाले बल की दिशा इमेजिनरी लाइन के लंबवत एवं लिक्विड सरफेस के अनुदिश होती है, एवं लिक्विड सरफेस के अनुदिश होती है। ठीक है, तो देखो अपन ने इसमें ये सरफेस पर इस पृष्ठीय तनाव के कारण जो बल लग रहा है वो अपन ने निकाल लिया। F इज इक्वल टू कितना होता है, T इंटू एल। और वही मैं आपको बता रहा था कि भाई जैसे अपन सुई को बहुत धीरे से लिक्विड सरफेस पर रखते हैं तो क्या करती है, तैरती है। क्यों तैरती है भाई, सुई के पास तो mg है नीचे की तरफ, वो तो डूबनी चाहिए थी, तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये जो सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण सरफेस पर जो अपन का ये फोर्स लग रहा है F है, ये उस mg को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। इसके कारण वो क्या है, डूब नहीं पा रही है। तो ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। जैसे कि मच्छर पानी पर जब बैठ जाता है तो वो डूबता क्यों नहीं है, तो मच्छर का जो बेट होता है उस मच्छर के बेट को ये जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस होता है जिस पर मच्छर बैठा हुआ है, उस फ्री सरफेस का जो बल लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, वो क्या कर रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है। तो ये बातें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल, देखो इसमें ये सब लिख लेना आप लोग। देखो माना कि मैंने एक वायर फ्रेम ले लिया ऐसा, इस तरीके का, ये क्या है, वायर फ्रेम है ये। अच्छा, ये जो है अपन की, ये मान लो आप कैसी है, मूवेबल है, ये थोड़ा ऐसा मान लो, कैसी है, मूवेबल। अब मैं क्या करता हूं, इस वायर फ्रेम को बच्चों जो सोप सॉल्यूशन बना के रखा, उस सोप सॉल्यूशन में ले जाके मैंने डुबोया और निकाल लिया। बताओ डुबो के यदि निकालूंगा तो बताओ क्या होगा, कि ये जो वायर फ्रेम है इस पर सोप सॉल्यूशन की क्या बन जाएगी, ये परत बन जाएगी, झिल्ली। ठीक है ना। अच्छा, ये जो मूवेबल आपको ये दे रखी है लाइन, इसकी जो लेंथ हो कितनी मान ली मैंने, एल, और ये क्या है, सोप सॉल्यूशन की फिल्म। अब मुझे एक बात बताइए कि बच्चों यदि ये फिल्म बनेगी तो मुझे बताओ सरफेस पर क्या लगेगा, सरफेस टेंशन के कारण फोर्स लगेगा। अच्छा, सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो किधर लगेगा मुझे बताओ। एक तो मुझे पता है कि इस वाली लाइन पर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और जो अपन का सरफेस का परत है उस परत के अलोंग, उस परत के अनुदिश। तो जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ये रहा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों कि ये जो सरफेस टेंशन के कारण जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू क्या है। माना कि ये जो सोप सॉल्यूशन है इसका सरफेस टेंशन कितना दे रखा आपको, टी। तो देखो ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रखें। आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यदि आप ऐसा वायर फ्रेम बना रहे हैं और उसको सोप सॉल्यूशन में ले जाके वापस निकाल रहे हैं तो उस पर फिल्म तो बनेगी सोप सॉल्यूशन की, पर आप गौर से यदि देखेंगे तो उस पर दो फिल्में बनती हैं वायर पर, इस फ्रेम पर।
एक तो ये जो फ्रेम अपन का इस फ्रेम के ऊपर बनती है और एक इस फ्रेम के किधर बनती है, नीचे। ये आपको याद रखना है। प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो बहुत माइन्यूट तरीका से अपन को ये दिखता है, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना कि जब भी अपन सोप सॉल्यूशन में इस फ्रेम को डुबोएंगे तो अपन की कितनी परत बनेंगी, दो। एक तो इस वायर फ्रेम के ऊपर परत बनेगी और एक किधर बनेगी, नीचे। अच्छा, बीच में इसमें क्या थोड़ी सी एयर रहती है, गैप रहता है। तो मुझे एक बात बताओ कि एक चीज तो मुझे पता है बच्चों कि ये जो फोर्स लगेगा अपन का क्या होगा, इस सोप सॉल्यूशन का क्या है, अपन का पृष्ठ तनाव इनटू जिस बाउंड्री के लिए अपन फोर्स निकालना चाहते हैं उस बाउंड्री की कितनी लेंथ सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है, वो अपन लेंथ लेने वाले हैं। भाई ये जो एल होता है वो क्या होता है, जिस चीज पर अपन पृष्ठ तनाव के कारण फोर्स निकाल रहे हैं उस चीज की कितनी लेंथ उस लिक्विड के कांटेक्ट में है, उस लेंथ को अपन क्या बोलते हैं, ये एल। ठीक है, तो एल क्या है, लिक्विड की सॉरी बाउंड्री की वो लेंथ जो इस सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में होगी उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एल। अब इंपॉर्टेंट बात है कि ये एल कैसे निकालें, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, एल इफेक्टिव। अब देखो मुझे इस पर फोर्स निकालना है, तो देखो ऊपर की यदि मैं परत की बात करूं तो बताओ ऊपर की परत से कितनी लेंथ कांटेक्ट में, एल। ऐसे नीचे वाली परत की बात करूं तो बताओ नीचे वाली परत से भी कितनी लेंथ कांटेक्ट में, एल। यदि मैं टोटल लेंथ की बात करूं कि भाई टोटल कितनी लेंथ कांटेक्ट में है, तो अपन क्या बोलेंगे, 2l। तो फाइनली जो यहां पर एल इफेक्टिव की वैल्यू है स्टूडेंट वो कितनी है, 2l। तो यहां पर जो अपन का फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये लग रहा। तो आपको सोप सॉल्यूशन के लिए ये वाली बात याद रखनी है कि फ्रेम पर हमेशा कितनी फिल्में बनती हैं, दो फिल्में बनती हैं। इसलिए इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी जो कांटेक्ट में होगी, वो 2l। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप लोग याद रखें। चाहे लिख लेना इसमें 2l क्यों लिया है, एक तो अपर फिल्म में जो बनी है उसके कांटेक्ट में और एक जो लोअर फिल्म बनी है अपन की सोप सॉल्यूशन की उसके कांटेक्ट में, तो टोटल लेंथ कितनी होगी अपन की, 2l। ये आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, देखो इसको एक बार। चलो मुझे बताओ सरफेस टेंशन की यूनिट निकालेंगे तो क्या होगी, टी बराबर क्या बोला मैंने, एफ अपॉन एल। तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन अपॉन मीटर। ठीक है। अच्छा, इसकी विमा भी आप लोग निकाल सकते हो, निकाल लेना। बल की आप जानते हो, लेंथ की जानते हैं, बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t माइनस टू। लेंथ की कितनी होती है, एल। एल से एल कट गया तो क्या हो गया, m1 l0 t माइनस टू। ये अपन की क्या हो गई, विमा। ओके। अच्छा, एक नोट डाल के लिख लो। देखो पृष्ठ तनाव किसी फ्लूइड की पृष्ठ तनाव किसी फ्लूइड की यूनिक प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये सोप सॉल्यूशन है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या फिक्स रहेगा, पानी का पृष्ठ तनाव देखेंगे तो वो कुछ अलग रहेगा। ठीक है, मरकरी का देखेंगे तो कुछ अलग रहेगा। मतलब हर एक फ्लूइड की कैसी प्रॉपर्टी है, यूनिक प्रॉपर्टी है। चलो पानी के लिए पृष्ठ तनाव लिख लो, कितना होता है, पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है वो 0.075 न्यूटन अपॉन मीटर लिख लो। और सोप सॉल्यूशन का जो होता है पृष्ठ तनाव वो कितना होता है, 0.03 न्यूटन अपॉन कितना, मीटर। तो यहां से एक चीज आपको पता लग रहा है, देखो पानी का जब निकाल रहे हैं तो कितना, 0.075 और सोप सॉल्यूशन का कितना अपन का, 0.03। तो एक चीज मेरी क्लियर हुई कि पानी में यदि अपन कोई चीज मिला रहे हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक चीज और लिख लो इसमें साथ में ही, देखो पानी में यदि साबुन या डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं। देखो आपने कभी देखा हो तो आपने कभी ऑब्जर्व किया हो या आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि सर अपन जो कपड़े धोते हैं वो पानी में अपन वो सरफ बोलते हैं या डिटर्जेंट बोलते हैं वही डाल के क्यों धोते हैं, या फिर साबुन से क्यों धोते हैं, खाली पानी से क्यों नहीं धोते, इसका कारण क्या है। इसका कारण बच्चों ये है कि जो शुद्ध पानी है उसके जो अपन के लिक्विड के पार्टिकल है वो कैसे हैं, पास पास हैं। लिक्विड के पार्टिकल पास पास में मतलब वो कैसा अपन का, गाढ़ा है। अब मुझे एक बात बताओ, गाढ़ा यदि लिक्विड होगा तो जो कपड़ा ले रहे हैं उस कपड़े में पूरी तरीके से अंदर जा पाएगा क्या, वो नहीं जा पाएगा। तो जब गाढ़ा लिक्विड कपड़े के अंदर पूरी तरीके से जा ही नहीं पा रहा है तो बताओ कपड़े को अच्छे से साफ करेगा क्या, नहीं करेगा।
तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस गाढ़ेपन को कम करने के लिए, उसके पृष्ठ तनाव को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें साबुन या डिटर्जेंट मिला देते हैं। तो जैसे ही साबुन और डिटर्जेंट मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल हैं कैसे चले जाते हैं, दूर दूर। अब लिक्विड के पार्टिकल यदि दूर दूर चले गए तो पतला हो गया, तो आसानी से क्या करता है, कपड़े के अंदर तक चला जाता है और जो रेत माटी जो भी होती है सबको क्या है, निकाल देता है। ठीक है। ऐसे आपने और ऑब्जर्व किया हो स्टूडेंट, तो आप लोग देखेंगे कि घर पर मम्मी क्या बोलती है कि यार गर्म पानी कर लो और गर्म पानी में डिटर्जेंट डाल के जब कपड़ों को डालो उसमें जल्दी साफ हो जाएंगे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं कि डिटर्जेंट डाल रहे हैं तो वो भी क्या कर रहा है, अपन के प्रस्थ तनाव को कम कर रहा है। अच्छा, गर्म यदि कर देंगे तो वो गर्म करने पर भी उसका प्रस्थ तनाव क्या और कम होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी क्या होता है, अपन के जो लिक्विड होता है उसका प्रस्थ तनाव क्या होता है, कम होता है। तो ये भी लिख लो आप लोग कि टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव क्या करता है, अपन का घटता है। ठीक है। अब देखो यहां से अपन एक नई चीज पढ़ने वाले हैं, वो नई चीज क्या है, देखो देखो यहां से अपन एक नई चीज पढ़ने वाले हैं। सरफेस टेंशन से अपन और क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एनर्जी। तो अगला टॉपिक डाल लो आप लोग, सरफेस एनर्जी। पृष्ठ ऊर्जा। देखो अपन को पता है कि माना कि ये अपन का कोई फ्रेम है और ये वही मूवेबल है अपन का। देखना ध्यान से थोड़ा। अच्छा, इस फ्रेम को यदि मैं, इसकी लेंथ आपको एल दे के रखी है, यदि इस फ्रेम को स्टूडेंट मैं किस में डुबो दूं, इस फ्रेम को यदि मैं सोप सॉल्यूशन में डुबो दूं, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, सोप सॉल्यूशन में डुबो रहा हूं, डिप कर रहा हूं। ठीक है। सोप सॉल्यूशन में यदि डिप करूंगा तो क्या होगा अपन का, कि ये जो अपन का फ्रेम है इस पर अपन की एक ऐसी झिल्ली बन जाएगी। देखो ये बन गई। अच्छा, सोप सॉल्यूशन है तो बताओ कितनी झिल्ली बनी होंगी, दो झिल्ली, एक तो अपर और एक किधर, लोअर, और बीच में क्या है, थोड़ी सी एयर। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि यदि इस तरीके की झिल्ली बन गई तो बताओ प्रस्थ तनाव के कारण जो बल लग रहा है कितना बन रहा है, T × 2L। अब देखो ये यदि मूवेबल है तो बताओ इस वाले फोर्स के कारण ये किधर जाना चाहेगा, अंदर की तरफ जाना चाहेगा, क्योंकि ये अपना एरिया कैसा कर रहा है, मिनिमम कर रहा है। तो मिनिमम एरिया करने के लिए ये मूवेबल जो लिंक है अपन की किधर जाएगी, नीचे की तरफ। तो बताओ इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किसके लिए लगा रहे हैं, रोकने के लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि ये जो एफ एक्सटर्नल अपन लगा रहे हैं रोकने के लिए, बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो ये जो एफ एक्सटर्नल अपन ने लगाया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, T × 2L के बराबर होगी एक्सटर्नल फोर्स की। ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों लगाया अपन ने, ये जो मूवेबल लिंक है इसको रोकने के लिए, कि भाई ये मोशन नहीं करे, ये अपनी जगह पर रहे। और वो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये मोशन किसके कारण कर रही है, कि पृष्ठ तनाव के कारण जो फोर्स लग रहा है T × 2L। 2L कहां से आया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, अपर लेयर भी इसके कांटेक्ट में है, लोअर लेयर भी इसके कांटेक्ट में है। तो दोनों लेयर की कितनी लेंथ कांटेक्ट में हो गई, टोटल 2L। तो इतना फोर्स लग रहा है, इसके कारण ये नीचे मूव करेगा। तो इसको रोकने के लिए मुझे बाहर से कितना बल लगाना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है। अच्छा एक चीज आपको पता है कि सरफेस पर जो अपन के पार्टिकल होते हैं उनकी एनर्जी कैसी होती है, ज्यादा। मुझे एक बात बताओ, कोई भी आपको लिक्विड दे रखा है, उसका सरफेस एरिया माना कि 2 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अब यदि मैं उस लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाकर 4 मीटर स्क्वायर कर दूं तो बताओ अपन की सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी, एनर्जी अपन की बढ़ेगी या घटेगी। तो देखो ज्यादा यदि अपन एरिया कर रहे हैं, लिक्विड के सरफेस का एरिया यदि बढ़ा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी क्या होंगे, ज्यादा सरफेस पर। और सरफेस वाले पार्टिकल की एनर्जी अंदर वाले पार्टिकल से कैसी होती है, ज्यादा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो बताओ एनर्जी भी क्या करेगी, बढ़ेगी। लिख लेना चाहिए एग्जाम्पल जो मैंने बताया है। कुछ चीजें आप लोग खुद से भी लिखा करो, सारी चीजें मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं जो मेन कंसेप्ट है वही लिखाता हूं बस। आप लोग नोट्स बनाएं तो आपके जो समझ में आ रहा है वो सब कॉपी में होना चाहिए। तो देखो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो अपन का वायर फ्रेम था, इस तरीके का वायर फ्रेम बन गया। इधर तो फोर्स लग रहा है T × 2L और इधर मैंने क्या लगा के रखा है, F एक्सटर्नल। ठीक है।
अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये जो एफ एक्सटर्नल मैंने लगा के रखा है, ठीक है, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, ये वाली, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसको रोकना है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको धीरे धीरे आगे की तरफ क्या खींचना शुरू करता हूं। मतलब धीरे धीरे कैसे खींच रहा हूं, आपने थर्मोडायनेमिक्स में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ा है। एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता था, इतना स्लो प्रोसेस होता था कि अपन चीजों को कैसी मानते थे, कांस्टेंट। याद है कुछ भाई, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में अपन जनरली प्रेशर क्या मानते थे, कांस्टेंट। वहां पर ऐसे ही इसको मैंने क्या धीरे धीरे आगे की तरफ खींचना शुरू किया। अच्छा, धीरे धीरे आगे की तरफ खींचना शुरू किया, कैसे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तरह। तो मुझे एक बात बताओ कि धीरे धीरे आगे खींचूंगा तो ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी या नहीं रहेंगी, रहेंगी। मतलब एफ एक्सटर्नल हमेशा कितना रहेगा, टी इंटू 2L। तो देखो मैंने इसको धीरे धीरे खींचना शुरू किया और मैं कहां तक लेके आ गया, इस वाली जगह तक। मतलब कितना खींच के लिए आया, एक्स। मतलब इसको कितना डिस्प्लेस कर दिया, एक्स। तो मुझे बताओ, एक्स यदि डिस्प्लेस कर रहा हूं तो मुझे बताओ एक्स्ट्रा जो अपन की फिल्म जनरेट हो रही है वो कौन सी है, ये रही। अब देखो एक्स्ट्रा यदि फिल्म जनरेट हो रही है तो मुझे बताओ एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, एनर्जी बढ़ेगी। अब कितनी बड़ी ये मुझे नहीं पता, कितनी एनर्जी बढ़ी ये मुझे नहीं पता, पर ये तो पता कि भैया सरफेस एरिया यदि इंक्रीज कर गया तो एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब कितनी एनर्जी बढ़ी वो मैं निकाल रहा हूं, देखो वो कैसे निकालेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बहुत स्लो मैनर से यदि ये काम मैंने किया है तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, मतलब एक्स एफ एक्सटर्नल हमेशा कितना रहेगा, टी इंटू 2L। ठीक है, तो लिख लेना है कैसा किया मैंने, स्लोली। इट मींस एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्या होगा, टी इंटू 2L ऑलवेज। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यदि इसको मैंने आगे यदि सरकाया है, आगे यदि मैंने इसको डिस्प्लेस कराया है किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से, तो बच्चों मुझे एक बात बताओ कि उस एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ न कुछ तो काम किया होगा ना, तभी तो ये आगे सरका होगा। ठीक है, बहुत स्लोली अपन लेके जा रहे हैं, तो स्लोली लेके जा रहे हैं, उससे तो मुझे पता लग गया कि हर एक इंटरमीडिएट स्टेट कैसी होगी अपन की, इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो हर एक इंटरमीडिएट स्टेट इक्विलिब्रियम होगी, तो उस वाली कंडीशन में एफ एक्सटर्नल किसके बराबर हो जाएगा, टी इंटू 2L के बराबर। पर इंपॉर्टेंट बात है कि जिस एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से इसको मैं आगे सरका रहा हूं वो वर्क करेगा कुछ ना कुछ। बताओ एक्सटर्नल एजेंट जो वर्क कर रहा है वो कहां जा रहा है, जा कहां रहा है वो। तो देखो ये जो एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से इसको मैं आगे सरका रहा हूं वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। तो वर्क क्या कर रहा है, वो वर्क जा कहां रहा है, वो वर्क इस सरफेस में एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। वो वर्क इस सरफेस में किसकी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, एनर्जी की फॉर्म में, और उसी को अपन बोलते हैं सरफेस एनर्जी। तो लिख लो, इसमें एक लाइन ये सब बना के मैं लिखा रहा हूं, लिखो। लिखो मूवेबल लिंक को एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से, को एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से बहुत धीरे धीरे डिस्प्लेस कराया जाता है, आगे सरकाया जाता है, जिससे कि हर एक इंटरमीडिएट स्टेट साम्य अवस्था में होती है। अर्थात एफ एक्सटर्नल का मान हमेशा टी इंटू 2L होगा। देखो जिस एक्सटर्नल एजेंट की सहायता से डिस्प्लेस कराया जाता है वह कार्य करता है, यही कार्य ये जो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो रहा है, ये जो एक्स्ट्रा सरफेस जनरेट हो रहा है, इस सरफेस में सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बताओ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन
एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस, इसका मतलब है सरफेस की जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, इस वर्क डन के बराबर है। तो बताओ सरफेस की यदि मुझे एनर्जी निकालनी है बच्चों, तो फाइनली मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। अब देखो वर्क डन कितना होगा बोलो, बताओ वर्क डन कितना होगा। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट। बताओ कांस्टेंट फोर्स कितना लग रहा है अपन का, एफ एक्सटर्नल ये रहा, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एक्स। एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, टी इंटू टू एल इंटू कितना एक्स, ये अपन का वर्क आ गया। तो फाइनली जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है, या सरफेस एनर्जी की वैल्यू है वो कितनी आ गई, टी इंटू टू एल एक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया टी इंटू टू एल एक्स, क्या अपन की ये सरफेस एनर्जी। अब देखो मैं यहां से एक नई चीज निकाल रहा हूं, वो नई चीज क्या है, देखो मैं निकाल रहा हूं सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया। अच्छा एरिया किसका निकाल रहा हूं मैं, ये जो एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस है जिसकी सरफेस एनर्जी मैं ले रहा हूं उसका एरिया, किसकी, एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस की। चलो ये मैं हटा रहा हूं, देखो ये डायग्राम बना रहने दो, ये मैं हटा रहा हूं, ये लिख लो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके। तो बताओ सरफेस एनर्जी की वैल्यू तो कितनी है, टी इंटू टू एल एक्स अपॉन, बताओ जो एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस है उसका टोटल एरिया कितना है। देखो एक्स्ट्रा जनरेटेड सरफेस कौन सा है, ये वाली फिल्म। मुझे बताओ ये फिल्म एक है या दो फिल्म है, दो फिल्म है ये, एक तो ऊपर की तरफ है और एक इधर है अंदर की तरफ। ये माना कि फ्रेम है, तो फ्रेम के एक तो अपर अपर साइड में होगी और एक इधर होगी लोअर साइड में। तो जो ये फिल्म है अपन की, इस एक फिल्म का एरिया कितना है, ये वाली लेंथ एल है और ये एक्स है, तो बताओ एरिया कितना होगा, एल इंटू एक्स। तो बताओ टोटल जो एरिया है वो कितना हो गया, एल इंटू एक्स इसका, और पीछे वाली का भी कितना, एल इंटू एक्स, तो टोटल एरिया कितना हो गया, टू एल एक्स। ये बात आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। तो बताओ ये एरिया कितना होगा अपन का, टू एल एक्स। तो देखो टू एल एक्स से टू एल एक्स कैंसिल हो गया, तो फाइनली क्या बच रहा है, सरफेस टेंशन। इसका मीनिंग क्या है कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है अपन की, सरफेस टेंशन। तो एक बात मुझे बताओ, यहां से यदि मैं सरफेस एनर्जी निकालना चाहूं तो क्या होगी, सरफेस टेंशन इनटू क्या है, एरिया। तो ये सब लिख के आप लोग एक लाइन और लिख लें, लिख लो एक लाइन और, लिखो सरफेस एनर्जी का एकांक क्षेत्रफल में मान सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। तो बताओ सरफेस टेंशन की दो डेफिनेशन हो गई अपन के पास, एक तो सरफेस एनर्जी से निकाल ली और एक अपन ने किससे निकाल ली, फोर्स से। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल इस पर और अपन इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे कुछ, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ठीक है ना। और सारी चीजें कंसेप्ट याद रखें। सरफेस टेंशन का मेन काम क्या होता है, सरफेस एरिया को कम करने का। ओके, थैंक यू, बस इतना ही आज।